पहले तो हम ले रहे हैं पंचांग। पंचांग जैसा कि आप सब जानते हैं 5 अंगों से मिलकर बना है, और ये ज्योतिष के तो नहीं कहूंगा, लेकिन हमारे डेली यूज में जो आती हैं चीजें उनसे जोड़, जिनमें बेसिकली जो हमने रखा है, अगर हम देखें तो पंचांग की जो स्थिति हमारे पास जो आती है बेसिकली, वो 5 चीजें जो हमारे पास आती हैं वो आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले जो हमारे पास जो देखने में आता है वो आता है आपका वार। ठीक है, वार को हम जानते हैं संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जिस तरह से रखे गए, और ये आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी से जिस तरह से ग्रहों की दूरी है उसके अकॉर्डिंग वारों को रखा गया है। और पेन पेंसिल लिख लीजिएगा, कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो आप लोग अगर याद कर लेंगे बहुत आगे काम मिलने वाले हैं आपको। और रीजन भी मैं दे दूंगा कि ये क्यों ऐसा बन रहा है। तो पहला कारण जो हमारा बन रहा है वो ये बन रहा है कि सबसे पहले आपको समझना है कि सूर्य स्टेशनरी है, आप सब जानते हैं, पृथ्वी उसके चारों तरफ घूमती है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा जो है सूर्य के 12 चक्कर लगा पाता है साल भर में 360 डिग्री, क्योंकि वो 28 दिन के आसपास घूमता है। आपको पता है उतने ही सर्कल में हमारी पृथ्वी भी घूम जाती है। तो आप सब जानते हैं कि इसलिए चंद्रमा और पृथ्वी हमेशा आमने सामने ही दिखाई देते हैं। हम चंद्रमा का पीछे का हिस्सा नहीं देख पाते हैं, बिकॉज लगभग 24 घंटे के आसपास पृथ्वी अपनी कोण में घूमती है और 27 पॉइंट कुछ दिन में पूरा रोटेशन ले लेती है। उसी प्रकार से चंद्रमा भी 28 दिन के आसपास रोटेशन ले लेता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चंद्रमा का हमेशा में एक ही तरीका, एक ही सामने की स्थिति दिखाई दे रही होती है। तो खैर सवाल ये नहीं, सवाल ये कि इस प्रकार से चंद्रमा सूर्य के भी 12 चक्कर लगा रहा है, क्योंकि पृथ्वी 12 बार घूम रही है उसके ऊपर वो घूम रहा है। तो इस वजह से जब ये जो 12 चक्कर आ रहे हैं तो इस वजह से 12 राशियों का निर्माण हुआ है, क्योंकि चंद्रमा 12 से ज्यादा चक्कर सूर्य के नहीं लगा सकता, तो 12 से ज्यादा राशियां है ही नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे जी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में तो 13-14 बताएंगे, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल कि 360 दिन बनेंगे 30 के दिन से। ठीक, अगर 30 का चक्कर लगाया 12 3 36, 360 डिग्री का अंश वो आकाश का ब्रह्मांड मान लिया गया है। और सौर दिवस को जैसा कि आप सब जानते हैं 365 दिन रखा गया है, और जो चंद्र दिवस है वो थोड़े से कम रख लिए गए हैं। तो 28 दिन के आसपास का एक रखा गया है, जिसको हम इसको और अगर आइडेंटिफाई करें तो 27वें दिन नक्षत्र लौटता है, यानी 27 नक्षत्रों पर चंद्रमा कवर करके फिर दोबारा सा पैटर्न ले लेता है, जिसको आप सब जानते हैं 27 दिन के आसपास वो समय बनता है, जिससे हम मासिक चक्र भी बता देते हैं, मतलब चंद्रमा के द्वारा। और उसी से लेडीज का चक्र भी देखा जाता है कि भाई 28 डेज का जो हिसाब किताब बना वो ये रीजन है। और इससे ये समझ में आता है कि शरीर में जल तत्व का प्रतिनिधित्व चंद्रमा करते हैं। ठीक, तो आपको 4 बातें समझ में आ जानी चाहिए कि सूर्य से चंद्रमा 12 बार मिलेगा तो 12 राशियां बनेंगी, इससे ज्यादा नहीं बन सकती है, सीधा सा फंडा है। दूसरा बात, 28 दिन में एक चक्कर चंद्रमा पूरा करेंगे तो वही एक मासिक चक्र बन जाएगा, जो लेडीज पे भी लागू होगा, धरती पे भी लागू हो रहा है। आपने सुना होगा कि कुछ कतिपय कुछ विद्वान बोलते हैं कि कुछ समय के लिए धरती रजस्वला होती है, यानी उस दौरान कोई भी धार्मिक कार्य या हल वगैरह खेतों पे नहीं लगाया जाता, आप सब जानते हैं। तो खैर वो एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि कुछ पीरियड्स धरती के लिए भी वर्जित कर दिए गए हैं, जिसको ये माना जाता है कि आज जो है ये भद्रा कहाँ है वगैरह वगैरह, समथिंग लाइक दैट, इस तरह की बातें उसमें आ जाती हैं। तो अब हमने ये देखना है कि हम बात कर रहे हैं पंचांग की, दैट इज 5 अंग। तो पहला अंग जो है वो हमने लिया वार। वार क्यों? संडे मंडे। और वो क्यों बनता है? जैसे कि पृथ्वी से दूरी जो है ग्रहों की रखी गई है उस हिसाब से रखा गया है। पृथ्वी से सबसे नजदीक जो रखा गया है उसको रखा गया है चंद्रमा को, तो मंडे सबसे पहले गुरुजी ये देखा कि वार स्वामी पृथ्वी से ग्रहों की डिस्टेंस के हिसाब से रखे गए हैं, और एक इधर रखा गया, एक उधर रखा गया, एक इधर, इस तरह से किया गया। जैसे कि अगर आप देखेंगे सोम के बाद मंगल जो कि पृथ्वी तत्व का बाहर का है, फिर बुध इंटरनल है, फिर बृहस्पति बाहर है, फिर शुक्र अंदर है, फिर शनि बाहर है। इस तरह से मतलब वाइस वर्षा रखे गए हैं, क्योंकि इनका क्रम निर्धारित किया गया, एक अंदर का ग्रह, एक बाहर का ग्रह, एक बाहर, और डिस्टेंस के हिसाब से ये रख लिए गए। तो इसके हिसाब से ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि इसके हिसाब से जो है होरा रखी जाती है कि इन पैटर्न से होरा लौटती है, और जिस दिन जो डे होता है उसकी सबसे पहली होरा उस दिन की होती है। जैसे सोमवार है तो पहली होरा चंद्रमा की होगी, उसके बाद धरती का जो डिस्टेंस का ग्रह है उसको पकड़ेंगे, तो आप चंद्रमा से आगे जब गिनेंगे तो आप छठा गिनेंगे, क्योंकि वो वाइस वर्षा है ना, या पीछे से दूसरा कर लो, इस तरह से क्रम चलेगा। खैर वो एक बात अलग हो जाएगी, लेकिन हम इस बार जो आएगी शनि की आएगी, मतलब या तो पीछे चले जाओ, 2 पीछे चले जाओ, या 4 आगे चले जाओ, इस तरह से आप गिन सकते हैं। मैं तो 2 पीछे के हिसाब से गिनता हूँ, वो एक ज्यादा आसान ट्रिक पड़ती है मुझे। जैसे चंद्रमा के पीछे आप गए तो जैसे आप देखोगे चंद्रमा के बाद आनी है शनि की होरा, तो डेट इज आप एक पीछे गए, डेट इज चंद्रमा को छोड़ा आपने, पीछे मंडे को संडे गए, संडे के पीछे शनिवार आएगा। अब शनिवार के शुक्र को छोड़ो, बृहस्पति आएगा, बृहस्पति के बाद मंगल आएगा। तो इस तरह से आप ज्यादा आसानी से याद कर पाएंगे। होरा इसलिए बता रहा हूं कि आपको 24 घंटे में 8 बार
ये पैटर्न 3 बार पैटर्न घूमेगा 8-8 ग्रहों के हिसाब से, तो वो 8 या 24 और नेक्स्ट डे फिर वही अगले दिन की होरा आ जाएगी, दैट इज मंगल, सोम के बाद बुध की, बुध के बाद मंगल की, इस तरह से चलती चली जाएगी वो। सर एक होरा 4 घंटे रहती है? नहीं, ऐसा नहीं है, एक होरा 1 घंटे की होती है। एक होरा 1 घंटे की होती है, तो 1 घंटे की होती है। तो इस प्रकार से 8-8-8 का पैटर्न चलता है, ठीक है। उस दिन उस ग्रह की होरा होगी, उसके बाद फिर आप पीछे से उल्टा चलो, या आगे से आगे आगे चलोगे तो 5वीं, पीछे चलोगे तो दूसरी। जैसे मैंने सोमवार की बताई, तो सोमवार की पहली होरा चंद्रमा की होगी, चंद्रमा के पीछे एक छोड़ दो, टू मंडे के पीछे संडे गया ना, तो संडे के पीछे अब सैटरडे आता है, तो चंद्रमा के बाद अब शनि की हो रहा है। अब शनि आ गई तो शुक्र छोड़ दो, पीछे पीछे की ओर चल रहे हैं हम, शुक्र को छोड़ो, बृहस्पति की हो रहा है, ठीक। तो इस तरह से ये पैटर्न चलेगा। और बृहस्पति के बाद बुध छोड़ो, मंगल की हो रहा है। तो 1-1 घंटे की चलती है ये? हाँ, 1-1 घंटे की चलती है ये। सनराइज से देखते हैं। हाँ, सनराइज से ही स्टार्ट होगी। अगली सनराइज को आपको वो ठीक अगले दिन वाले की होरा मिल जाए। और ये इसलिए बता रहा हूँ कि होरा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन होरा से हम कुछ चीजें ज्योतिष में समझ सकते हैं। हालांकि उसको पंचांग में नहीं रखा गया, लेकिन इन्फॉर्मेटली आपको बता दे रहा हूँ कि इससे हम एक तो धन देख पाते हैं कि किसकी होरा में आपका जन्म हुआ है। अगर चंद्र की होरा में हुआ है तो आप अपनी बल से ही पैसा बनाएंगे, सूर्य की होरा में हुआ है तो आपको पिता के द्वारा भी मिल जाएगा, सरकार के द्वारा मिलेगा। खैर वो एक अलग पैटर्न हो जाएगा, उसको कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन एक तरीका यह है कि हम डिस्टेंस ऑफ अर्थ जो है वो देखने, ब्रह्मांड में जिस तरह से पृथ्वी से ग्रहों की दूरी के हिसाब से हमने संडे मंडे ट्यूसडे को रखा है। और बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो वारेश होता है, वार का जो लॉर्ड होता है, वो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है हमारे शरीर में। 5 तत्व है ना पंचांग के, तो यहाँ पर जो पहला आ रहा है वार का जो तत्व आता है, वो आता है बेसिकली आपका, हम देखेंगे तो वो हम बोलते हैं अग्नि तत्व का होता है। और अग्नि तत्व जो है बेसिकली वो शरीर में ढांचा क्रिएट करने, स्केलेटन सिस्टम जो हमारे शरीर का है, दैट इज सूर्य से रिलेटेड है, वो अस्थि पंजर जिसे हम बोलते हैं बेसिकली, उसका प्रतिनिधित्व जो है वो अग्नि तत्व कर रहा है, जिसको हम सूर्य से देखते हैं। अब किसी कारणवश किसी का कोई भी वारेश खराब होता है, अब ध्यान रखिएगा हम कुंडली से हटकर बात कर रहे हैं, लेकिन कुंडली के रिलेटेड बात कर रहे हैं। अगर वारेश खराब है, और वारेश कौन होगा? जिस डे आप पैदा हुए उसका लॉर्ड। अगर मान लो बुध को दिन हुए तो बुध माना जाएगा, बृहस्पति के दिन हुए तो जुपिटर माना जाएगा, फ्राइडे के दिन हुए तो शुक्र माना जाएगा, शनिवार के दिन हुआ तो शनि आपका वारेश होगा। अब यहाँ भूल जाएगी शनि आपकी कुंडली में अष्टमी से, पंचमी से, लग्न से, फलाना ठिकाना भूल जाओ। यहाँ एक सिंपल ट्रिक है कि हम ये देखेंगे कि भाई वारेश अगर किसी कारणवश पीड़ित है तो जातक विशेष में अग्नि तत्व की कमी हो सकती है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। और वो किससे रिलेटेड होंगी? हेल्थ, बिकॉज हेल्थ का कारक अग्नि तत्व का सूर्य बनता है, सूर्य को कारक माना गया है हमारे शरीर का। अगेन काल पुरुष में भी देखो तो मंगल बनेगा, दैट इज ऑल्सो अवर स्केलेटन सिस्टम का लॉर्ड, लग्नेश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो अगर किसी कारणवश खुदा ना खाना, भगवान ना करे, किसी व्यक्ति का वारेश पीड़ित है, तो उस व्यक्ति को अस्थि भंग यानी कोई ना कोई विकलांगता शरीर में हो सकती है, कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। आपको याद होगा हमारे ग्रुप में एक लड़के ने शायद हर्ष नहीं लगाया, जिसमें मैंने बताया था कि इस बच्चे का बुध का देखो कनेक्शन आएगा, इसकी वजह से बच्चा सुनता बहरा, गूंगा बहरा होगा, क्योंकि वारेश अगर पीड़ित होगा तब आपके अंदर डिफॉर्मिटी आएगी। ठीक है, तो वारेश को पीड़ कैसे देखेंगे हम लोग? भाई जैसे कि नीच का है, शत्रु बैठा है, शत्रु भाव में बैठा है, शत्रु ग्रह देख रहे हैं, पाप कर्तरी में है, वगैरह वगैरह। अब हम क्या कर रहे हैं, हम को मान लो भगवान ना करे हमें कोई हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है और संडे का ही जन्म है मान लेते हैं, और सूर्य खराब ही है, मान लो कि नवंबर का जन्म है, यानी सूर्य नीच राशि का है, संडे के दिन पैदा हुआ है और हड्डियों में कमजोरी है, आंखों में दिक्कत है। हम देख रहे हैं कि भाई उसका लग्नेश मजबूत करो, फलाना मजबूत करो, कुछ नहीं होने वाला। हमें क्या पकड़ना है? उसका वारेश, उसके वारेश को स्ट्रॉन्ग करो। अब कुछ लोग कहेंगे जी वारेश तो अष्टम में पड़ा वगैरह, वो उससे कोई मतलब नहीं, अग्नि तत्व का लॉर्डशिप उसको मिली है, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। स्ट्रॉन्ग करने के तरीके आप सब जानते हैं, उसकी चीजें बहुत ज्यादा सेवन की जाए, उसके रंग प्रयोग किए जाए, उसके नग पहने जाए, वगैरह वगैरह, तो वो आपको बेनिफिट करेगा। अब वो हमने ये जो उपाय की जो बातें चलती है ना हमारी जो टीवी में, वो ये क्लूज हैं जो कि आम चीजें लोगों को नहीं बताई जा रही। हम क्या देख रहे हैं, नारियल बहा दो, पानी में ये कर दो वगैरह, इनसे अलग चीज है ये कि आपको वो फैक्टर को पकड़ लेना है। जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर शादी में दिक्कतें आती हैं तो उसको तिथि के स्वामी का व्रत करवा दो, वो रिलेशनशिप का कारक है, बिकॉज तिथि इज अ कारक ऑफ रिलेशनशिप। खैर उसको हम पढ़ेंगे, उस पर भी आएंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अभी वार की। तो वारेश को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर देते हैं तो आपके शरीर मजबूत मिलेगा, पहली बात। प्लस दूसरी बात,
आपकी हड्डियों में, आंखों में दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि वारिश का जो ये डिपेंड ये भी करेगा कि आपका वारिश जो है वो हर दिन अलग अलग होगा। मान लो किसी का चंद्रमा है तो चंद्रमा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, शरीर में पानी की मात्रा में गड़बड़ हो सकती है, इमोशंस खराब हो सकते हैं, पागलपन के दौरे पड़ सकते हैं, हिस्ट्रिकल दौरे पड़ सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो आप उसके लिए माँ की मदद लेंगे। सिमिलरली अगर मंगल है किसी का, तो मंगल ब्लड का कारक है, तो वो ब्लड में प्रॉब्लम दे सकता है। तो वारिश को हम इसलिए स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और वारिश का लॉजिक ये है। और इसको समझ के चलना है कि वार का जो स्वामी है वो नेग्लिजेंट किया जाता है 99% ज्योतिषियों के द्वारा, क्योंकि हम पंचांग तो देख नहीं रहे हो। उपाय पे वे लग्नेश मजबूत कराओ, पंचमेश मजबूत कराओ, सप्तमेश करा दो, ये करा दो, करा दो। तो अब इससे हमें ये पता लगना पड़ता है कि अगर हम इसको पकड़ लेते हैं बाई चांस कि भाई वारेश क्या कह रहा है, क्या है। और मैं आपको एक और क्लू देता हूं, अगर आप पांचों तत्वों को अपना मजबूत या स्ट्रॉन्ग करके चलते हैं तो लाइफ में आपको जल्दी से दिक्कतें आने वाली नहीं है। ठीक, अब उसमें क्या क्या आएंगी, वो तत्व क्या क्या आएंगे वो आपको मैंने बता ही दिया कि एक तत्व तो आपका आ गया पानी का, जल तत्व ही है, अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व भी है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग तत्व जो हमारे हैं, वायु तत्व है जैसे, तो इन तत्वों को कंट्रोल करने के लिए पंचांग रचा गया। और अधिकतर ज्योतिषी यही गलती कर देते हैं कि वो पंचांग नहीं देख रहे, और उसके लिए शास्त्रों में कुछ क्लूज भी दे रखे हैं कि भाई आपको, जैसे कि हमने ये माना कि भाई आप ये बताएंगे कि आप कोई ग्रह प्रॉब्लमेटिक है, आप उसका नग पहन लो। अब पता लगा कि वो मेरे लिए इतना अच्छा नहीं था, मुझे उतना फायदा नहीं दे रहा, तो आप सिंपल ट्रिप देखिए कि भाई इसका वारिश स्ट्रॉन्ग कर दो ना, इसकी प्रॉब्लम ये है, इसको प्रॉब्लम इस तरह की आ रही है, हेल्थ के लिए हम अग्नि तत्व होने के कारण वारिश को मजबूत कर सकते हैं, पहली बार। ठीक, तो वार का समझ में आप लोगों को आ गया कि वार को स्वामी जो भी होगा, और ये तो तय है कि कोई ना कोई वारिश जरूर होगा। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, वारेश की बात हो रही है यहाँ पे, तिथि के द्वारा वार निर्धारित नहीं होगा, इंडियन टेंडेंसी नहीं चलने वाली। वार का मतलब है कि आपका वो दिन कौन सा है, यहाँ तिथि अलग बात है। आप सूर्य उदय के समय जब आपका पैदा जन्म हुआ उस दिन जो पंडित आपको वार बता रहा है उस वार को पकड़ेंगे आप। और यहाँ ध्यान रखें कि वार कंप्यूटर रात 12 बजे के बाद उठा लेगा, तो जीएमटी के थ्रू चल रहा है। उसके पीछे का विज्ञान ये है कि जीएमटी जो है, ग्रीनविच मीन टाइम जो रखा गया वो इंग्लैंड से रखा गया, बिकॉज इंग्लैंड 0 डिग्री पे लंदन में बेस्ड है। वहां से जब हम ईस्ट की ओर चलते हैं तो हमारा पहला सूर्योदय हो रहा है, माइनस चलेगा, घंटे माइनस होंगे, उधर चलेंगे तो प्लस होंगे। तो अब क्योंकि भारत वहां से 5 साढ़े 5 घंटे पहले है, ठीक, इसलिए सुबह के 5 बजे वहां रात के 12 बज रहे होते हैं। तो इसलिए ये पंडित जो भ्रम ला रहे हैं ना कि ये सूर्य उदय नहीं हुआ था, तिथि हुआ, तिथि का कॉन्सेप्ट ही ये था कि 5 घंटे पूर्व में हम लोग, तो सूर्य उदय 5 बजे पहले हमारे यहाँ हो जाता है वहां। और क्योंकि उस जमाने में अंग्रेजों की ही सरकार थी दोनों जगह, इसलिए वो कहा जाता था कि सूर्य जो है कभी अंग्रेजों के राज में छुपता नहीं, उस चीज बदला ही नहीं किया। अब क्योंकि सबसे पहले सूरज की किरणें जो थी उज्जैन में मानी जाती थी शास्त्रोक्त नियम के द्वारा, तो वहां पर हमारी जो ऑब्जर्वेटरी रखी गई है, जो कि जंतर मंत्र टाइप चीजें हैं, आप सब जानते हैं, वहां पर जब सूर्य की किरणें धरती मतलब पड़ती थी, माना जाता कि सूर्योदय हो गया। कुछ लोग उसको इलाहाबाद में ले लेते हैं, कुछ लोग बोले, लेकिन हम उज्जैन की बात करते हैं, भारतवर्ष को उज्जैन से कनेक्ट किया गया था, तो दैट इज द रीजन कि भाई 5.5 घंटे हम पूर्व में इसलिए रख दिए गए। तो इसलिए ये थोड़ा सा तैयारी करके रखें हेल्थ। सर एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि भाई लगन लॉर्ड को नहीं देखना, वारेश को देखना है। अगर लग्नेश मान लो शनि हो और वारेश सूर्य हो, तो सर हम सूर्य को बढ़ा देंगे तो सर मकर और कुंभ राशि में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? फिर मैंने क्या कहा, मैंने पहले ही कहा ना कि ये सब चीजें तो भूल जाओ ना, पंचांग का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई वो कह रहा है कि ये 5 चीजें तत्वों से रिलेटेड हैं, यहाँ लगने के लिए काम नहीं करने वाला है। और मैंने कहा ना, बेसिकली ज्योतिषी यही गलती कर दे रहे हैं कि वो उसको, चार्ट बहुत बात की चीजें हैं, पहले एक जर्नल टर्म है, आप संडे को ही क्यों पैदा हुए, पहले आप ये ढूंढ लो ना, कुंडली तो छोड़ दो, कोई तो वजह होगी कि भगवान आपको उस दिन पैदा कर रहा है जब धरती से उस डिग्री पे वो ग्रह पड़ा है, भगवान ने उस दिन भेजा है। ये वो सर, ये अगर क्वेश्चन कोई कंपनी के लिए पूछे तो कंपनी जिस दिन एस्टेब्लिश हुई है उस दिन से वारिश देखेंगे कंपनी की हेल्थ के लिए? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल उस दिन देखेंगे, क्योंकि यही तो इसका मेन रीजन है ना कि भाई हमें यही तो पकड़ना है कि हम गड़बड़ कर रहे क्या है। जिस दिन आप पैदा हुए उसका वार लॉर्ड वो हेल्थ कंसर्न है, कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, आप सेहतवान रहेंगे नहीं रहेंगे, ये सब चीजें वहां से आएंगी। ठीक, अब दूसरे पे आ जाते हैं। एक ये तो हो गया आपका वार का। अब इनके बारे में आगे मैं आपको
ज्यादा फर्दर और एलैबोरेट करूंगा, लेकिन फिलहाल मैंने आपको एक टेक्निक समझा दी है कि वार का लॉजिक इज दैट। दूसरा जो हमारा आता है वो आता है तिथि। तिथि बेसिकली जो है वो सूर्य से चंद्रमा की दूरी से निर्धारित की गई है, ठीक है। और ये थोड़ा विस्तार पूर्वक हमें समझना पड़ेगा कि तिथि का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा बारीक है। और अगर आप मैथमेटिकली कहेंगे तो वो भी मैं आपको टेक्निक समझा दूंगा, लेकिन हम क्योंकि कंप्यूटराइज में सब आता ही है तो इतनी मेहनत से बचते हैं। सीधा सा लॉजिक है कि सूर्य से चंद्रमा की दूरी के अनुसार तिथि निर्धारण किया गया, और 12 डिग्री का डिफरेंस जब होगा तो तिथि बदलेगी। सूर्य से 12 डिग्री का चंद्रमा दूर जाएगा तो तिथि चेंज हो जाएगी। और तिथि जैसा कि आप सब जानते ही हैं ये 16 रखी गई है, और इनफैक्ट कुछ लोग पूर्णमासी को भी मानते हैं, अमावस्या को मानते हैं, लेकिन तिथि रिपीटेड ऑर्डर में रखी गई है। तो अब कुछ लोग उसको चौदस बोल देते हैं, कुछ उसको चतुर्दशी बोल देते हैं, वो एक अलग बात हो जाएगी। लेकिन हम ये मान रहे हैं कि तिथि का जो मेन लॉजिक है उसको समझने के लिए हमें 2-4 बातें बहुत अच्छी तरह से समझनी पड़ेंगी कि तिथि ऐसी मोड़ या ऐसी घटनाएं निर्माण करा देती हैं जो जीवन को बहुत ड्रास्टिकली चेंज करती है। बिकॉज चंद्रमा की दूरी वो सूर्य से जब घटती बढ़ रही है, उसके जो इमोशंस और हेल्थ दोनों को वो टच कर रहा है। बिकॉज हेल्थ का कारक अग्नि तत्व सूर्य बनता ही बनता है, जैसे मैंने बताया। अब चंद्रमा, क्योंकि इसीलिए जो हमारे जो वेस्टर्न या जो पुराने ज्योतिषी रहे उन्होंने चंद्रमा को इसलिए इंपॉर्टेंसी दे दी कि भाई ये आपके मानसिक स्थिति का निर्धारण कर रही है, आप पर्टिकुलर खास दिन पैदा हो रहे हैं, और वो तिथि यानी सूर्य से चंद्रमा डिग्री वाइज कितनी दूरी पे है वो ये बता रहा है। और उसका एक टेक्निक तो मैंने आपको दिया ही था कि सूर्य से चंद्रमा की दूरी को पकड़ लो, माँ बाप के रिलेशन समझ में आ जाएंगे आपको। या आपके शरीर में अग्नि के और सूर्य के भी नजर आ सकते हैं, आप ये भी समझ सकते हो, ठीक है। तो वो भी एक कंसेप्ट हो सकता है। तो अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि तिथि जब चेंज करेगी, बेसिकली जो मूर्ति है जब तिथि, वो एक ऐसा टर्न देती है लाइफ के लिए कि आपको वो पैटर्न चेंज करवा देगी जहां से आपके जीवन में घटनाएं घटेंगी। और अगर आप बहुत बारीकी से ध्यान दें, आपकी शादी जिस दिन उस तिथि को देखिए, जब आप पैदा हुए उस तिथि को देखिए, आपकी संतान हुई वो तिथि देखिए, और जिस दिन आपकी नौकरी लगी, जिस दिन आपके घर में किसी की मृत्यु हुई वगैरह वगैरह, इन सब तिथियों को आप चेक कीजिए, आपको एक पैटर्न मिलने लगेगा लाइफ में। तो अब आप अनुमान लगा लेंगे कि फलानी महीने की इस तिथि को मेरे साथ ऐसा हो सकता है, बिकॉज पिछली बार ऐसा हुआ था। ये एक पैटर्न है चेक करने का, क्योंकि चंद्रमा उस दिन खास विशेष उस कोण पे आएगा जिस कोण पे आपकी कुंडली में ऑलरेडी है। अब कुछ लोग कहेंगे यार ऐसा तो नहीं होता, लेकिन होता है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको। षष्ठी तिथि में उसका स्वामी शुक्र बनता है। जो लोग पैदा होते हैं, खासतौर से औरतें जो पैदा होती, बड़ी खूबसूरत होती। अब आप कहेंगे यार ये तो बड़ा एक अजीब ट्विस्ट दे दिया किशोर जी ने। मैं बता रहा हूं आपको, इंदिरा गांधी, माधुरी दीक्षित, मार्लिन मुनरो, ठीक, श्रीदेवी, ये सब के सब जो है षष्ठी तिथि को पैदा हुई है और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल रही है, आप सबको पता है। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं कि तिथि का जो लॉर्डशिप मिली, वो षष्ठी जो आया वो शुक्र का आया, और शुक्र के दिन वो पैदा हुई, तो नेचुरल ब्यूटी उनको मिली। तो इस प्रकार से भी आप ये देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ कुंडली नहीं देखी है, मैंने सिर्फ ये देखा है षष्ठी लड़की, ओहो भाई सुंदर तो हो सकती, एक क्लिक कर जाए यार सुंदर हो तो सकती है, प्रोवाइडेड अगर शुक्र अच्छा मिल गया, चंद्रमा की दृष्टि लगन पे मिल गई, बुध लगन पे मिल गया, गुरु का वो मिल गया, तो आंख बंद करके विदाउट कुंडली देखे कह सकते हैं कि भाई ये तो नेचुरल ब्यूटी है भाई, जवाब नहीं। ये एक तरीका है समझने का। तिथि मैंने कहा ना, 2 एग्जांपल मैं आपको दे चुका। एक तो जिस दिन आप पैदा हो उसकी कोई विशेषता है, दूसरी बात जब जब तिथि आकाश में वो वाली आएगी जो आपकी है, वो लाइफ के पैटर्न को कुछ ना कुछ चेंज करवाने का प्रयास करेगी, कुछ ना कुछ नया अच्छा या बुरा करवा देगी, क्योंकि तभी तो आपको उस दिन खास दिन भगवान ने आपको भेजा धरती पे, वरना वो किसी और दिन भेजता। और तिथि का निर्माण मैंने आपको बता दें माँ बाप के रिलेशन से रिलेटेड है भाई साहब, कि आपके माँ बाप के रिलेशन कैसे, तभी तो आप उस दिन धरती पे आए हो। अगर आप पूर्णमासी के दिन हो तो माँ बाप के बड़े अच्छे रिलेशन है, लेकिन माँ बाप मामूली नहीं है, आमने सामने है भाई साहब। एक अमावस के दिन है तो माँ की तो भैया बैंड बजी है, हालांकि रिलेशन अच्छे हैं, और ये गारंटी नहीं कह सकते, बिकॉज चंद्रमा के साथ सूर्य का होना ये साबित नहीं करेगा कि माँ बाप के रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन हम मानते हैं कि दोनों में अट्रैक्शन तो था, क्योंकि दोनों एक ही जगह हैं। तो ये इस तरह की बातें। लेकिन कतिपय शास्त्र, क्योंकि अमावस के दिन ये माना गया था कि अमावस के दिन जो था, जो बृहस्पति की पत्नी थी तारा, उनको चंद्रमा उड़ा के ले गए। आप सब वो कथा जानते ही है, और जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि चंद्रमा जो थे बहुत ज्यादा रूपवान थे, और वो वशीकरण
एक्सपर्ट माने जाते थे कि जो उसको देख लेता था आकर्षित हो जाता था। तो वो बृहस्पति के पास सीखने गए और बृहस्पति से उन्होंने कहा कि गुरुजी मुझे भी कुछ सिखाइए। तो बृहस्पति ने उन्हें सिखाना शुरू किया और बृहस्पति जब उन्हें सिखा रहे थे तो चंद्रमा की दृष्टि उनकी पत्नी यानी तारा पे पड़ी। तारा बेसिकली कोई चीज नहीं है, तारा एक नक्षत्र, उस पे जब पड़ी तो वो इतना गोल मटोल या इतना वशीकरण था कि वो उस पर आकर्षित हो गया। और बृहस्पति देव तो अपने ज्ञान बांटने में लगे रहते थे, तो वो उनको वशीभूत करके अपने साथ ले गया। और यहां पर यह माना जाता है कि शनि देव ने वार्निंग दी बृहस्पति देव को कि आप अपना घर भी देख लो, आपके घर में गड़बड़ चल रही है। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब बृहस्पति देव शनि देव गए चंद्रमा के पास, उन्होंने कहा तूने जो किया है ये अच्छी बात नहीं, अभी भी छोड़ दे। उसने कहा नहीं, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी लाऊंगा, तो खुद आइए मेरे साथ चलकर। और इसके लिए कर्स माना जाता है बहुत बुरा कि ये गुरु माँ है उसकी, लेकिन उसको लेकर आ गया। अमावस्या के दिन उनके संबंध बने जिसकी वजह से बुध का जन्म हुआ। तो अमावस को इसलिए कर्सिव राशि माना गया कि अब अमावस के दिन देखिए दोनों हस्बैंड वाइफ एज ए साथ हैं, लेकिन यहाँ जबरदस्ती कॉन्सेप्ट आ गया है। तो इसकी वजह से हम अमावस के जन्म को घृणित जन्म मानते हैं। शास्त्र अमावस के जन्म को खराब मानते हैं कि भाई इस दिन कोई बच्चा पैदा हो रहा तो वो शापित है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। या ये भी कह सकते हैं सीधे शब्दों में कि हम ये भी कह सकते हैं वो नाजायज बच्चा हो सकता है बिकॉज उसकी माँ की इसमें समर्थन नहीं था। तो ये एक रीजन रखा गया जिससे बुध की उत्पत्ति होती है। गुरुजी इसका उपाय है कुछ दिन सही करने, तिथि सही करने का? उस पर पहुंचेंगे, उस पर भी बता दूंगा आपको। तो अब सर ये साइंटिफिकली कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया क्योंकि बुध तो इंटेलेक्चुअल हुआ, तो हाँ, जो चीज अगर मदर के कॉन्शियसनेस नहीं हो रही तो इंटेलेक्चुअल कैसे हुई? तो नहीं देखो, अब बुध को समझो कि यहाँ ये माना गया है कि बुध जो है वो राजकुमार है और माँ के कंट्रोल में आता है। अब बुध जो राशि का जो लॉर्डशिप मिलती है, बेसिकली बुध के अगर आप नक्षत्र देखो वो जीवन के सबसे लास्ट नक्षत्र हैं लाइफ के। आप किसी भी पैटर्न में चेक करोगे बुध के जितने नक्षत्र हैं वो लास्ट हैं जीवन के। वहां ज्येष्ठा है, वहां रेवती है और वहां श्लेषा है कर्क में। इस तरह से मतलब हमारे 9 चरणों में सबसे लास्ट नक्षत्र बुध के दिए गए और सबसे पहला नक्षत्र केतु का दिया गया। अब बुध का चंद्रमा से मिलना, चंद्रमा बेसिकली ये तो शास्त्र बता रहे हैं कि इसकी इच्छा नहीं थी मदर की, लेकिन चंद्रमा का पक्ष ये था कि भाई मैं अपनी जबरदस्ती से लाया नहीं इनको, ये तो मेरी ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर मेरे साथ आई है, तारा जो है तो मेरे साथ आई है। तो अब ये शास्त्रों ने ऐसा दोबारा ना हो इसलिए कह दिया कि भाई ये सपोर्ट में एक रह नहीं था, ये जबरदस्ती हुई। अब जब ये बात शनि को पता लगी तो शनि ने उसको जो है शिव के द्वारा दंड दिलवाया कि अब जो है 15 दिन जो है आप घटेंगे और बढ़ेंगे। वो कहानी आप अलग जानते हैं, क्षीरसागर वाली वगैरह वगैरह। तो अब जब वो वापस लाई गई या वापस आई तो पता चला वो कंसीव कर चुकी थी और उनको वो मिला। अब वो बच्चा इतना मतलब प्यारा था कि बृहस्पति ने उसको अपना नाम तो दे दिया कि भाई मैं एज ए फादर पे उसको रख लेता हूँ। अब मजबूरी भी थी जो भी कहिए, लेकिन वो कभी उसके पक्ष में ज्यादा नहीं रहे, मतलब वो निष्ठुर रहे क्योंकि पता था कि अनवांटेड है। तो अब वो उस बुध बच्चे ने शिकायत करी जो जगत के राजा है दैट इज सूर्य से शिकायत करी। तो सूर्य ने उसको कहा कि तू मेरे साथ आ जा। तो इसलिए 99% कुंडलियों में 90% कुंडलियों में सूर्य के साथ बुध चलता है। बुध उसको एज ए राजकुमार मानते हैं और सूर्य राजा है, उसको मतलब स्टेप टाइप का मान सकते हैं। इसलिए जो चमचे लोग होते हैं दैट इज बुध, वो हमेशा राजा के करीब रहते हैं और इसलिए चमचों को ये माना जाता है कि साले अनवांटेड लोग थे, ये चमचागिरी कर करके बढ़ गए, तरक्की कर ली इन्होंने, लायक तो थे नहीं। ठीक, ये वो कहावत डेवलप कर दी गई है और वो खैर अपने अपने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, लेकिन हमने ये ऐसे पकड़ में देख लिया। अब यहां से एक चीज और समझ में आई कि आपका जो नक्षत्र है बेसिकली आपको समझना है। अब बृहस्पति की पत्नी थी तारा, उसको उठा के ले गया चंद्रमा। आपका जो नक्षत्र है वो बृहस्पति से जितना दूर है आप नैतिक रूप से उतने ज्यादा कमजोर हैं। ठीक, सपोज कीजिए बृहस्पति की पत्नी तारा इज ए नक्षत्र, बेसिकली बृहस्पति का जो नक्षत्र है वो चंद्रमा चुरा के ले गया, यानी आपके नक्षत्र को चंद्रमा चुरा के ले गया बृहस्पति से। तो आपका जो भी जन्मकालीन नक्षत्र है अपना अपना चेक कर लीजिए, अगर वो बृहस्पति से बहुत दूर है तो आप मोरली इतने अच्छे नहीं हो सकते क्योंकि आपके नक्षत्र को चोरी करके लिया गया है। अब जो बृहस्पति का ही नक्षत्र लेकर पैदा हुआ होगा वो आदमी तो डिवाइन होने वाला है, नेचुरल सी बात है। इसलिए श्री राम पुनर्वसु में है, इसलिए वो श्री राम है भाई साहब। सर मैं भी पुनर्वसु में हूँ। गुड, वेरी गुड। ठीक, तो अब बृहस्पति के जितने नजदीक नक्षत्र होगा आप उतने ज्यादा दुनिया की जग कल्याण की भावना लेके चल रहे हैं, सबका भला कर रहे हैं वगैरह वगैरह। और क्योंकि ज्योतिष में है तो ऑफकोर्स विजन जुड़ा हुआ होगा। सबसे ज्यादा खतरनाक क्या होगा भाई साहब? राहु,
क्योंकि दशा पैटर्न में राहु के बाद आता है बृहस्पति, तो बृहस्पति से बिल्कुल लास्ट हुआ राहु। तो जो राहु के नक्षत्र में पैदा हुआ है, आप समझ सकते हैं कि मोरली वो किस कदर का व्यक्ति होगा। बेस्ट एग्जांपल और महानायक स्वाति नक्षत्र, अमिताभ बच्चन। अब आप इस तरह से समझ सकते हैं पैटर्न ये चल रहा है। सर लगन, अगर लगन का देखा जाए तो अलग नक्षत्र में होता है, और जो राशि को देखते हैं वो अलग नक्षत्र में होती है, तो हम किसका नहीं, चंद्र राशि, चंद्र राशि। यहाँ अभी हम तिथि की बात कर रहे हैं ना, चंद्रमा की राशि। लगन नक्षत्र को भूल जाओ, वो सब बात की बात। अभी सिर्फ हम चंद्रमा की बात करें, बिकॉज वहां से हम पैटर्न लेंगे लाइफ का, कि भाई आपकी लाइफ चलेगी किस घर से, चंद्रमा है किस घर पे, ठीक है ना। क्योंकि वो जुपिटर ये भी तो होगा, जुपिटर और चंद्रमा एक साथ बैठे तो इसका दैट मींस ये सही है। तो ये चोरी वाला भाई तो गज केसरी योग है, फिर बात ही खत्म हो गई, तो बात ही खत्म हो गई ना। मैंने क्या कहा कि आपको पैटर्न क्या समझना है कि बृहस्पति से किसी भी व्यक्ति का नक्षत्र जितना दूर है उसकी लाइफ की टेंडेंसीज वैसी वैसी हैं। बेस्ट एग्जांपल मैं एक आपको दे चुका हूं, आप अपना अपना चेक कर लो। अगर आप पुनर्वसु वाले हैं, पुष्य वाले हैं, ठीक, रोहिणी वाले हैं, तो आप चाहकर भी बुरा नहीं कर सकते। वैसे रोहिणी वाला फिर भी कर लेगा, बिकॉज चंद्रमा उच्च का है, वहां तो माँ का प्रभाव आ जाएगा, वो अलग बात हो जाएगी। श्री कृष्ण भगवान को आप जानते हैं माखन चोर कहा गया है, वो एक अलग बात हो जाती है, ठीक। तो इस तरह की बातें हमें समझनी है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा विरोध भाव राहु से रहता है, तो राहु के नजर वाले आप समझ सकते हैं कि क्या है फिर बृहस्पति की नजर में। दैट इज वाई राहु जो है वो नेता है भाई साहब, पॉलिटिशियन है राहु, कहेगा कुछ करेगा कुछ, उसका कोई आप मान नहीं सकते कि यार व्यक्ति ऐसा करेगा, बिकॉज जुपिटर से तो उसका वैर है ना, वो तो मान ही नहीं सकता। जुपिटर तो डिवाइन है, जुपिटर तो हमेशा पॉजिटिव बोलेगा, अच्छा बोलेगा। राहु तो चंडाल है, लुटेगा। इसलिए गुरु राहु की युति मानी जाती है कि गुरु चंडाल, यानी इसकी नॉलेज को राहु खराब कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत गूढ़ बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आपके तारा से बृहस्पति जितनी दूर है आपकी सोच उस लेवल पे जा रही है। मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए बृहस्पति से दूर के नक्षत्रों में पैदा होना बहुत जबरदस्त है, जितना दूर उतना कामयाब। और राहु वाले तो बहुत जबरदस्त कामयाब, क्योंकि सबसे लास्ट है। बृहस्पति के जितने नजदीक उतना आदमी सरल प्रवृत्ति का होगा, जीवन अच्छा जिएगा, चोरी चकारी से बचेगा, बेईमानी नहीं करेगा, ईमानदार रहेगा। टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, ज्योतिषी इस बिरादरी में आते हैं। और ज्योतिषी से यहाँ मतलब मैं अच्छे ज्योतिषियों की बात कर रहा हूँ, शुक्र प्रधान ज्योतिषियों की बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है ना। ये क्लियर पहले कर दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे सर वो तो बड़े वैसे हैं जी, भाई साहब देखो लूटने के वाले हर, अब हो सकता है राहु प्रधान ज्योतिषी हो तो भैया क्या करोगे। तो अब आप एक पॉइंट ये भी देखें कि सामने वाले के नक्षत्र को पकड़ लो, तो उसको आपको एक नजर में समझ आया, ओहो सोच ही है भाई इस बालक की। और राहु वाला है तो श्योर शॉर्ट प्रिडिक्शन लगने वाला है आपका। अब कुंडली तक तो अभी हम पहुंचे ही नहीं है, ठीक। तो ये कुछ एक ट्रिक आपको समझ में आई। अब एक और बात है यहाँ पर, क्योंकि 15-15 दिन का अंतराल जो बनता है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, ये कॉन्सेप्ट रखा गया। जब चंद्रमा सूर्य से दूर जा रहा है तो चंद्रमा की एनर्जी बढ़ रही है, जो कि शुक्ल पक्ष है, अच्छा है। आप कुंडली में कैसे देखेंगे, सूर्य को किसी घर में रख लीजिए, उससे अगर 7 घर दूर जा रहा है चंद्रमा, मतलब सूर्य से चंद्रमा जा रहा है, तो समझो कि आप अच्छे हैं। लेकिन अगर चंद्रमा सूर्य की तरफ आ रहा है तो खराब है, क्योंकि कृष्ण पक्ष का जन्म होगा, सूर्य की एनर्जी कम होती जाएगी। तो ये आप एक नजर में ये भी देख सकते हो कि आप अमावस के दिन पैदा हुए या इतने दिन पैदा हुए। अगर आपको तिथि गणना याद आती है तो आप एक नजर में बता दोगे। जैसे सूर्य से अगर 8वां, सूर्य से 6ठा चंद्रमा हो, तो आप एक बात ये भी कह सकते हैं वैसे त्रयोदशी चतुर्दशी का जन्म हो सकता है आपका, ठीक। और ये तो कह ही सकते हो भाई माँ बाप के रिलेशन तो खराब ही थे तुम्हारे। अभी हमने कुंडली नहीं देखी है, माइंड दिस, हम सिर्फ तिथियों का निदान पकड़ रहे हैं। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि बेसिक्स बहुत मजबूत होने चाहिए। अब आप जब प्रिडिक्शन निकालोगे ना तो अगला वाह करके जाएगा, भाई साहब मजा आ गया, इतनी बातें मुझे आज तक किसी ने बताई नहीं। अब बातें करने को क्या है जी, राजयोग धनयोग वगैरह वगैरह, वो बात की बात है। मेन टेंडेंसीज ये व्यक्ति लेके चलेगा लाइफ में। सपोज करो किसी का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है और उसको लाइफ में थोड़ा सा पैटर्न राहु का मिलने वाला है, तो आप एक नजर में कह सकते हो कि इसको मौका मिलेगा, ये चुकेगा नहीं भाई साहब, ये करेगा गड़बड़। अब वो लाख दावा करे जी मैं तो बड़ा धार्मिक आदमी हूँ, मैं तो भाई साहब किसी का बुरा नहीं सोचता फलाने गाना, लेकिन आप उसको समझ सकते हो कि यार ये बता रहा भाई ये है तो नहीं है, क्योंकि दशा तो ऐसा चेक नहीं कर। वहीं अगर आप देखेंगे यार बृहस्पति का नक्षत्र का है और बृहस्पति की दशा आ रही है जो कि खराब है। अब दुनिया की नजर में बृहस्पति अच्छा है, लेकिन अगर आप प्रेडिक्ट करते हो कि भाई साहब इस दशा में आपको नुकसान मिलेगा, लोग कहेंगे ये तो लग्नेश की दशा है, फलाने की दशा है,
वो नुकसान मिलेगा क्योंकि वो उसके लिए वो अपनी तरफ से एफर्ट ही नहीं करेगा, वो भगवान भरोसे ज्यादा रहने वाला है, उसको कुछ मिलेगा भी तो वो नहीं लेगा, बिकॉज वो इतना शरीफ है बेचारा, वो पैदा ही पुनर्वसु में हुआ है मेरी तरह, ठीक, तो वो नहीं करेगा। ऑफ कोर्स ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि नक्षत्र का रिलेशन कुंडली में कैसा है वो एक अलग कंसर्न हो जाएगा, लेकिन हम एक लमसम आइडिया ले रहे हैं। तो तिथि के बारे में आपको पता चला। तीसरा जो हमारे पास आता है, वार के बाद हम तिथि लेते हैं, तो उसके बाद जो हमारे पास एक और जो कॉन्सेप्ट आता है वो नक्षत्र का आता है। नक्षत्र का भी मैंने हिंट आपको दे दिया, नक्षत्र 27 होते हैं, वो सब आप जानते हैं, उसके विषय में हम और विस्तार से आगे चलेंगे। एक आता है योग, ठीक है। अब जो योग होते हैं बेसिकली उसको कुछ अन्य टेक्निक से रखा गया है, और योगों का जो मेन निर्माण जो किया गया है वो इस प्रकार से किया गया, एक मिनट में आपको बता देता हूं, आकाश तत्व से लिए गए हैं, ठीक है, एयर इसको लिया गया योग को। और ये जो बेसिकली हमें बताता है, ये बताता है कि हम जीवन में किस प्रकार के व्यवहार से जुड़ेंगे, हमारा जो स्वभाव की जो रुचि होगी वो किस प्रकार की होगी, ठीक। पहला जैसे मैंने बताया वार, वो अग्नि तत्व बताता है जो हमारे शरीर को काम करने की ऊर्जा प्रदान करता है, यह हड्डी स्केलेटन सिस्टम बताता है। तिथि जल तत्व के विषय में बताती है जो हमारे संबंधों के विषय में जानकारी देती है, और मैंने एग्जांपल्स आपको दिए और हमने उससे नक्षत्र को भी पकड़ने की कोशिश की। अब योग जो आया वो आकाश तत्व है, और वो ये बता रहा है कि हम जीवन में किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, गुस्सैल होगा, शांत होगा, क्रोधी होगा, चालाक होगा, वगैरह वगैरह, ठीक। तो यहां ये ध्यान रखना कि योग दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक। तो जब आगे फर्दर बढ़ेंगे तो बताता रहूंगा सबको कैसे कैसे करेंगे। तो आज हम पहले 5 का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर हम तिथि के बारे में थोड़ा और विस्तार पूर्वक बात करेंगे, ठीक। तो अब एक और जो हमारे पास चौथा जो आ रहा है वो आता है करण, और करण इज ए वायु तत्व, और करण बेसिकली हमारी धन की स्थिति को बताता है कि हम जीवन में धन कैसा कमाएंगे या कैसा धन हमारे पास आएगा। और कर्ण से कहीं कहीं काम देखने का भी योग है कि आप कौन सा काम करें कि आपको जीवन में बहुत सफलता मिले। जैसे उदाहरण के लिए एक वणिज करण होता है, वणिज शब्द बनिए से बना है, तो ऐसा आदमी बिजनेसमैन होता है, वो बिजनेस करेगा तो कामयाब बहुत हो। और आई थिंक अमेरिका के कोई राष्ट्रपति हैं, शायद जॉर्ज बुश हैं, शायद उनका वणिज है और वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे। एग्जाम्पल्स हैं, मैं खैर बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन मैं इंफॉर्मेटिवली आपको बता रहा हूं कि आपको सिर्फ ये पकड़ लेना है। और ऐसे ही एक जो आता है वो गर करके एक आता है, गर करण जो आता है, गर इज ए पॉइजनस, तो ऐसा व्यक्ति केमिकल का काम करे तो उसको बहुत सक्सेस मिलती है, एनेस्थीसिया का काम करे, तो इस तरह की बातें हैं। खैर उस पर हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ये कि पहले तो 5 कॉन्सेप्ट पंचांग के क्लियर हो जाएं। सबसे पहले जो हमने लिया वो था वार, फिर तिथि, फिर हमने लिया नक्षत्र, फिर योग और फिर कर्ण। नक्षत्र हालांकि लास्ट में रखा जाता है, नक्षत्र वायु तत्व बताता है और कर्ण पृथ्वी तत्व बताता है। नक्षत्र वायु तत्व बताते हैं जो हमें प्राण वायु देते हैं जीने के लिए, और वो बहुत लास्ट है, नक्षत्र इज लास्ट। और मैंने उस दिन भी कहा था कि नक्षत्र तक पहुंचने के लिए हमें ये सारे पैरामीटर चेक होने चाहिए। जब हम नक्षत्र में पहुंच गए उसके बाद ज्योतिष एंड हो जाएगा, क्योंकि वो एक एक्सट्रीम है। और उसके लिए मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि कुछ बड़े लोगों के नक्षत्र को आप चेक कीजिए, वो आपको पूरी डिफाइंड पर्सनैलिटी दे देंगे। जैसे मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए, श्री रामचंद्र जी का है, श्री कृष्ण भगवान का है, और तीसरा महानायक अमिताभ का है। महानायक राहु के स्वाति नक्षत्र में पैदा है, तुला राशि है, आप देख लीजिए अगले को, वो पैसे के लिए कुछ भी कर लेगा, मोरली वो स्ट्रांग नहीं है, सूर्य वैसी नहीं छवि राशि, वो सब आप जानते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट ये कि अगर हम सिर्फ एक प्रथम दृष्टि हमें ये 3-4 चीजें ही मिल जाएं तो मैं उसके लिए इतना प्रिडिक्शन तो दे ही दूंगा, कुंडली तो मैं बाद में देखूंगा, ठीक है। वहीं अगर आप रामचंद्र जी का देखिए, पुनर्वसु, किसी को वो कुछ नहीं करते, कभी मर्यादा से बाहर नहीं जाते, शांत प्रवृत्ति के हैं, क्रोध नहीं करते। वहीं श्री कृष्ण भगवान को देखिए आप, श्री कृष्ण भगवान मजे में हैं, खुश हैं, दुनिया को खुशी कर रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र, मुस्कुराते हुए, उसका जो त्रिकोण है वो हमेशा मुस्कुरा रहा है, उसके फोटो से मुस्कुराहट निकल रही है, सबको ब्लेस कर रहे हैं। तो ये, और वो क्योंकि रोहिणी वाले हैं, और रोहिणी वाले कला के शौकीन, चंद्रमा उनका लॉर्डशिप है, कलाकार हैं, और देखिए कितने अच्छे कलाकार हैं श्री कृष्ण भगवान, ठीक। तो ये है। अब 2-3 बातें हमें ध्यान रखनी है नॉर्मली एज ए ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर। पृथ्वी में अग्नि रुकती है या रहती है, जिससे वार शब्द आया, या वासर शब्द से वार बनता है।
और जिस वार में आपका जन्म होता है उस वार का स्वामी आपके जीवन के कार्य करने की ऊर्जा देता है। जो कि मैंने बताया कि सपोज करिए आप संडे के हैं तो सूर्य आपको देगा, और मंडे को है तो चंद्रमा आपको काम करने की ऊर्जा देगा। अब इसको आप 2 रूप में ले सकते हैं, संडे इज ए सनलाइट या हीट। तो अगर आप गर्मी के आसपास काम करते हैं, गर्म प्रदेशों में काम करते हैं या सनलाइट रोज लेते हैं, तो आप संडे के जन्म हैं, आप अच्छा काम करने वाले हैं। वहीं अगर आप मंडे के हैं तो आप चांदनी में अगर ज्यादा रहते हैं या पानी के आसपास रहते हैं तो आप बहुत अच्छा काम करें, क्योंकि ऊर्जा आपको वहां से मिलने वाली है। और ये कॉन्सेप्ट हमारे जो हैं, अगर आप दें, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर समझ गए, इंडियन एस्ट्रोलॉजर इस पे काम नहीं कर रहे। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर पहले ही आपको अगर आप देखें तो मेंशन कर देते हैं कि आपको कौन कौन सा एरिया अच्छा रहेगा, आपको किस किस जगह पे सुटेबल एनवायरनमेंट मिलेगा। ठीक है, सपोज कीजिए किसी का शनि है और शनि ठंडे मुल्क का माना गया है, वेस्टर्न कंट्रीज का मालिक माना गया है, वेस्टर्न में वो उच्च का होता है तुला राशि में। ठीक, तो अगर आप शनि प्रधान व्यक्ति हैं और अगर वेस्टर्न कंट्रीज में काम करते हैं तो आप बहुत ज्यादा कामयाब हैं। अब आज ही हमारी आशीष जी से चर्चा हुई है, यहाँ एक क्लू मिलता है हमें, देखिए कि इंडिया के बेस्ट दिमागदार लोग वो वेस्ट में जाके काम करते हैं भाई साहब। अधिकतर वो लोग वो होंगे जिनका शनि अच्छा होगा, तभी तो वेस्टर्न गए वो लोग। ये एक क्लू आज हमारे अभी डिस्कशन हुआ था आशीष जी से, एक क्लू मिला। देखो यही बातों से बात खुल जाती है। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि देखिए शनि कितना प्रोमिनेंट है कि वो उस जगह जाकर, ठंडे मुल्क में जाकर, वेस्टर्न कंट्रीज में जाके बहुत कामयाब है। और अगर हम बात करें इंडिया के लिए तो सबसे वेस्ट जो पड़ता है वो यूएसए एंड कनाडा पड़ता है। ठीक, इसी प्रकार से सपोज करो फ्राइडे आपका जन्म, तो आप शुक्र से संबंधित हैं। शुक्र की कंट्रीज तो आप जानते ही, भोग विलास ऐश्वर्य, कसिनो, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, मुंबई, इंडिया के इसमें सिंगापुर, जीपी, और क्या बोलते हैं आपका एक और कंट्री था मेरे दिमाग से निकल गया अभी, बैंकॉक, फ्रांस फैशन इंडस्ट्री है। ठीक, तो बैंकॉक ऐसी जगह आप अब मान लीजिए कि नहीं जा सकता भाई, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे किशोर जी, मैं तो इंडिया का ही हूं, तो इंडिया में ऐसा कोई प्लेस पकड़ो ना यार। अगर आपका शुक्र अच्छा तो मुंबई चले जाओ। ठीक है, अगर मान लेते चंद्रमा ही अच्छा है तो भी मुंबई अच्छा, क्यों, समुद्र चंद्रमा वहीं है, चेन्नई है, तो ये आप क्लूज ले सकते हैं। वहीं अगर जुपिटर अच्छा है भाई साहब, तो जुपिटर तो भाई साहब लर्नर्ड है, ज्ञान बांटना है। ऐसी इंडस्ट्री पकड़िए जहां एजुकेशन का काम तगड़ा होता हो, जैसे कि कोटा, देहरादून, ठीक, दिल्ली तो खैर मंगल चंद्र से संबंधित है, ठग लोग हैं दिल्ली में, लेकिन एजुकेशन बैकग्राउंड से तो खैर ठीक ही कहूंगा मैं उसको। तो इस तरह की बातें हमें ये क्लूज मिलते हैं इनके तरीके से। सर ये गुरु तीर्थ में अगर जाएंगे उधर तो कैसे लगेगा? बहुत अच्छा है, अधिकतर बनारस वगैरह में, लेकिन एजुकेशन से संबंधित ज्यादा माना गया है। बाद में ये कर्मकांड चीजें हावी हुई है ना। और यहाँ पर एक बात और बता दूं कि यहाँ पूजा पाठ का कारक अकेला बृहस्पति नहीं होता। पूजा पाठ के कारक अन्य ग्रह भी हैं, जिनमें शनि बहुत अच्छा है, क्योंकि बैराग सबसे बड़ा पूजा पाठ है। केतु भी इन्वॉल्व हो जाता है, केतु मोक्ष के लिए भी आदमी पूजा पाठ करते हैं, और राहु के लिए भी करते हैं, बिकॉज राहु इज शूद्र तामसिक, किसी चीज की प्राप्ति के लिए भी पूजा पाठ किया जाता है। इसको अब अघोरी टाइप के लोग जो होते हैं, अघोरी तंत्र वगैरह करते हैं, या ये तंत्र विज्ञान के जो हमारे ज्योतिष बिरादरी के लोग हैं जो तंत्र में घुसे हैं, वो राहु। तो अकेला गुरु इज नॉट ए कंसर्न ऑफ धर्म और रिलीजन वगैरह वगैरह, वो बेसिकली एजुकेशन का कारक है, ज्ञान का कारक है, और वो किसी भी प्रकार का ज्ञान हो। ठीक है ना। आचार्य जी सूर्य के लिए कौन सा है? सूर्य के लिए जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, राजस्थान बेस्ट है। ठीक है, ये वहां पर सबसे ज्यादा पावरफुल माने गए। तो इस तरह से कंट्रीज में इथोपिया वगैरह आ गई, साउथ अफ्रीका कंट्रीज, हाँ ये भी कह सकते हैं। तो ये एक छोटा सा क्लू मिल रहा है सिर्फ हमें पंचांगों से। हम कुंडली तक अभी गए नहीं है भाई साहब, ये बात ध्यान रखना। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि कुंडली बहुत एडवांस लेवल की चीज है, और उसमें नक्षत्र तो सबसे एक्सट्रीम है। हम क्या पढ़ रहे हैं कि मुझे नक्षत्र बता, अरे भैया तुझे ये तो पता नहीं ये गेम क्या चल रहा है, तू नक्षत्र पढ़ के करेगा क्या? सर जहाँ लड़ाई बढ़ाई हो वहां मंगल। आप एक टेल एंडर को ओपनिंग बैट्समैन के लिए भेज दोगे, वो कहां से कर लेगा? 99% ज्योतिषी यही कर रहे हैं। उसको ये तो पता नहीं कि बॉल कैसे स्विंग होगी, कहां से आएगी, कौन सी आएगी, स्पिन आएगी, फास्ट आएगी, आप उसको बल्लेबाजी पे उतार देते हो। इसीलिए एक्सपर्ट की जरूरत, और एक्सपर्ट के लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। और बड़े जो अच्छे ज्योतिषी है वो ज्यादा बातें नहीं करते, वो उपाय की बात नहीं करते, कहते यार ये कर लिया कर, बस तेरा काम हो जाए। आचार्य जी एक प्रश्न है मेरा जैसे संडे का जन्म है तो मेरे को गर्मी से काफी इरिटेशन होती है। अब अपने सूर्य की स्थिति को भी देख लो ना। अभी मैंने क्या जवाब दिया कि सूर्य खराब अगर है तो उसका उपाय करना पड़ेगा, मैंने ये भी तो बताया है।
मैंने कब कहा कि सूर्य अच्छा हो सभी अच्छा हो, ये सब चीजें भी आएंगी ना। तो खैर ये हो गया। अब पृथ्वी से हमने देख लिया। सर बुधवार रह गया, सर बुधवार को जो जन्मे हैं वो कौन? बुध जो है बेसिकली वो बुक्स से संबंधित है। बुक्स बेसिकली कपड़ा और बुक से संबंधित बुध ग्रह को माना गया है। तो ऐसी इंडस्ट्री जो है, जैसे कि काफी हद तक फैशन इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री इस व्यक्ति को शूट करेगी, ऐसी जगहों पे व्यक्ति रहता है तो बहुत फायदा है। और अधिकतर जिनका मैंने देखा है, एक क्लू दे देता हूं यहाँ पे, D10 में जिनका बुध 4 या 10 हाउस में, वो लाइब्रेरियन होते हैं। आसमान कुंडली में बुध यदि चौथे या 10वें घर में हो तो ऐसा आदमी लाइब्रेरियन होता है, या उसके घर में लाइब्रेरी होती है, क्योंकि बुध प्रोमिनेंट है। सर जैसे मंगल है तो वो वहीं लड़ाई अगर- लड़ाई वाली जगह है, सक्सेसफुल रहेगा। वहीं अगर मंगल चतुर्थ या दशम में D9 में हो तो ऐसा आदमी बहुत बड़ा बिल्डर होता है, बिकॉज मंगल इज कारक ऑफ भूमि, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर रहा होता है। और इंटरेस्टिंगली एक बड़ा क्लू देता हूं, इंदिरा गांधी का मंगल जो है 10वां हाउस में शायद 10th हाउस में ही है। उन्होंने बांग्लादेश की स्थापना करी थी, भूमि का एक टुकड़ा अलग कर दिया था उसने, देश बनाया उसने। तो समथिंग रिलेटेड टू भूमि वो करेगा, बिकॉज मंगल उसका परमानेंट है। ठीक, तो अब आगे हम चल रहे हैं। योग, जैसा मैंने बताया था कि आप किस प्रकार का व्यवहार करेंगे वगैरह वगैरह, ये सब चीजें हो गई। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि सूर्य से चौथे भाव में अग्नि ग्रहों का संबंध हो तो जातक अच्छा ज्योतिषी हो सकता है, क्योंकि एक क्लू हमारे कुछ यार तो जानना चाह रहे थे। सूर्य से चौथे भाव का स्वामी का अग्नि ग्रहों से संबंध अगर हो तो जातक अच्छा ज्योतिषी हो सकता है। 11वें या 8वें भाव से आत्मकारक ग्रह का संबंध जातक को अच्छा ज्योतिषी बना सकता है। ठीक, गुरु शुक्र का योग ज्योतिषी बना सकता है। पंचमेश का संबंध मंगल सूर्य या 12th हाउस से हो जाए तो भी जातक अच्छा ज्योतिषी हो सकता है। मतलब ये इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को बार बार पूछने की आदत होती है, सर मैं बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। तो भैया इतने सारे क्लू दे रहा हूँ, नोट करते रहो, देखते रहो। और ये तो तय है कि आप लोग सब सीख रहे हैं, कितना बन पाएंगे ये आपके लेबर पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये तो तय है कि कुछ ना कुछ तो आप ऐसा कीड़ा कटवा के लाए हो जो आपको ज्योतिष में धकेल रहा है, सीधी सी बात है। ये तो तय है कि कुछ तो है ना, किसी जन्म का कोई तो लिंक है, जब तो आप आ रहे हैं। और वो कितना प्रोमिनेंटली आओगे आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा, साथ साथ आपके ग्रहों की सपोर्ट पे फर्क पड़ेगा, और आप डिवोटेड कितना है और आपका उद्देश्य क्या है ये भी डिपेंड करेगा। ठीक, तो सर फिफ्थ का संबंध किससे होगा? 11th हाउस से। 5th लॉर्ड का संबंध मंगल सूर्य या 12th हाउस से हो जाए तो जातक अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। अच्छा, आज बात कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम है, फिर आपके क्वेश्चन लेंगे। आज तिथि का इंट्रोडक्शन रखते हैं, कल भी हम तिथि को पूरा एग्जांपल समझ लेंगे। कुछ बातें तिथि की कर लेते हैं कि सूर्य आत्मा और चंद्र मन का कारक होता है, ये सब आप जानते हैं। सूर्य से चंद्रमा की दूरी तिथि बताती है, 12 डिग्री पे एक तिथि का पदार्पण होता है या निर्माण होता है, उसे आप जानते हैं। तिथि हमारे जीवन में होने का उद्देश्य बताती है, हम जीवन में क्या लेकर आए हैं और क्या प्राप्त करना चाहते हैं। बिकॉज रिलेशनशिप का कारक, जल तत्व का कारक जो है वो तिथि के लिए रखा गया है। और तिथि के लिए जल तत्व में 2 ग्रह इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज शुक्र एंड चंद्रमा। बोथ आर द कारक ऑफ जल तत्व इन अवर बॉडीज। शुक्र और चंद्रमा दोनों मिलकर जल तत्व का निर्माण करते हैं और जलीय ग्रह माने हैं। तो हमारे शरीर में जितनी भी जल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी या जल से संबंधित दिक्कतें आएंगी लाइफ में, वो यही बताएंगे, शुक्र चंद्र का रिलेशनशिप। ठीक, अब कुछ तिथियां पंचांग के हिसाब से रखी गई हैं, जिनमें हमने ये बोला कि भाई ये नंदा तिथि हैं वगैरह वगैरह, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए एक सिंपल सा एक टेबल बना लीजिएगा। 1, 6 और 11 ये नंदा तिथियां होती हैं जिनका स्वामी शुक्र होता है। वैसे पंचांग में भी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी लिख लीजिए। इसका एक टेक्निक बता देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिख लीजिए, 1 से ऊपर से नीचे, फिर 6, 7, 8, 9, 10 रिपीट कर लीजिए, फिर ऐसे कर लीजिए। मतलब 1 से 5 तक सीधा लिखिए, फिर 1 के आगे 6 लिखिए, 7, 8, 8 नीचे लाइए, फिर 11 से फिर नीचे ले आइए। तो तिथि इज 1, 6, 11, स्वामी इज शुक्र। उसके बाद है भद्रा तिथि 2, 7, 12 बुध मालिक होगा। जया तिथियां 3, 8, 13 मंगल होगा। रिक्ता तिथि 4, 9, 14 शनि होगा।
पूर्णा तिथि 5, 10, 15 गुरु होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। नंदा तिथि 1, 6, 11 स्वामी शुक्र। भद्रा तिथियां 2, 7, 12 स्वामी बुध। जया तिथियां 3, 8, 13 स्वामी मंगल। रिक्ता तिथियां 4, 9, 14 स्वामी शनि। पूर्णा तिथियां 5, 10, 15 स्वामी गुरु। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये भी मैं लिखवा देता हूं। 2, 7, 12 थी, ये कौन सी थी? कौन सी थी? भद्रा तिथियां। भद्रा 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 खराब होती है क्या भद्रा? अब तिथि के विषय में बता देता हूं, ये थोड़ा से पॉइंट्स लिख लीजिएगा। नहीं, एक काम करते हैं, स्वामी आपको बता देते हैं और तिथियों के बारे में कल लिखवा लेते हैं, क्योंकि अब फिर आपके क्वेश्चंस भी लेने हैं। तो पहली तिथि 1 से लेके गिनती लिख लीजिए पूरा 15 तक। 1 से 15 तक गिनती लिख लीजिए। तिथि और उनके स्वामी साथ साथ लिखवा दे रहा हूं मैं आपको। जिनको पता है उनको पता है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, क्योंकि नॉलेज में रहेगा तो एक नजर में क्लिक कर जाएगा। और पैटर्न मैंने बता दिया है कि आपको संडे मंडे के हिसाब से चेक करना होता है, वो आप सब जानते हैं। तिथि ठीक है, 1 से 15 तक गिनती लिख लीजिए। 1, 2, 3, 4 नीचे की तरफ। पहली तिथि का स्वामी सूर्य होता है, जिसको हम प्रतिपदा बोलते हैं। दूसरी तिथि का स्वामी चंद्रमा होगा, जिसको द्वितीया बोला गया है। तृतीय का मालिक, नाम तो आप सब जानते हैं, मालिक लिख लीजिए इनके बस। पहले का सूर्य, दूसरे का चंद्र, तीसरे का मंगल, चौथे का बुध, पांचवें का गुरु, छठे का शुक्र, षष्ठी का, सातवें का शनि, आठवें का राहु। सर चौथे का बता दीजिए। चौथे का बुध। वही संडे मंडे ट्यूसडे वाला पैटर्न याद कर लीजिए बस। आठवें का अष्टमी का राहु होता है। फिर नमी से रिपीट हो जाएगा, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। लास्ट में जो राशि आएगी वो अष्टमी की जगह अमावस्या जब आएगा वहां पे राहु आ जाएगा। कुल मिला के 16 तिथियां वो आपको पता लगी गई, 15 और एक एक्स्ट्रा एड ऑन अमावस्या की गई है। उन दोनों का स्वामी राहु है, अष्टमी का भी और अमावस्या का भी। इसलिए शास्त्र अमावस्या के जन्म को खराब बता रहे हैं, अष्टमी के जन्म को खराब बता रहे हैं। सर 15वां तो सैटरडे आ रहा है ना, शनि आ रहा है, तो फिर राहु कहाँ आएगा इसमें रिपीट जब कर रहे हैं? अष्टमी के आगे। सर आपके पास अगर कहीं लिखा हुआ है तो आप सर खींच के फोटो व्हाट्सएप पे डाल दीजिए ना, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा अगर पॉसिबल है तो। देखो राहु रिपीट का हुआ। सुनो रिपीट 8 तक लिख लिया, 1 मिनट, 8 तक सबने लिख लिया, अष्टमी तक, अष्टमी लिख लिया। नौमी दोबारा से बोल दीजिए, 1 से लेकर दोबारा से बोल दीजिए। ठीक है। प्रथमा तिथि सूर्य स्वामी है, द्वितीया तिथि चंद्र, तृतीया मंगल, चतुर्थी गुरु, षष्ठी शुक्र, सप्तमी शनि, अष्टमी राहु, नौमी सूर्य, दसवीं चंद्र, एकादशी मंगल, द्वादशी बुध, त्रयोदशी गुरु, चतुर्दशी शुक्र, पूर्णिमा शनि, अमावस राहु। इसके बाद अमावस्या लिखे। हाँ, अमावस राहु। एक बार पूर्णिमा आएगी, एक बार राहु दोबारा लौटेगा तो वो आएगा। तो अष्टमी में इसका मतलब पूर्णिमा आ रही है सर? हाँ। अब इनके विषय में आपको ये किस किस काम आती है, क्या क्या इनके लॉजिक्स हैं, ये आपको कल दिखाएंगे। अब आपका सेशन खोलते हैं प्रश्नों का, जो भी आपको रिलेटेड प्रश्न करने हो आज से रिलेटेड करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बाहर की बातें होंगी तो फिर हम लोग इधर से उधर चले जाते हैं। आज किसी को कोई बात समझ में ना आई हो, पूछ सकता है। और आई होप कि आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा। और आज मैं राय दूंगा, अपनी अपनी कुंडलियों पे फौरन ये 5 तत्व लगाइए, अपनी मानसिकता को। ये जो आप एक करके सर, ये जो आपने ये तिथि कॉन्सेप्ट बताया है सर, ये अमावस्या तिथि जैसे मान लिया है किसी के लिए पैदा हुआ, तो मैंने ये चेक किया सर कि ये बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, और 4-5 जगह पे जो है ये बिल्कुल फिट होता रहा था। अभी आज तक पता नहीं था ये बात। अमावस्या को दोनों डेथ, मेरी मदर की डेथ हुई, अमावस्या का भी 5-7 महीने पहले। अमावस्या को ही मेरी जॉब लगी, अमावस्या को ही मेरी मतलब सब घटनाएं ऐसी लगभग हैं जो अमावस्या के आसपास बैठ रही है। बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट। नहीं देखिए सर, सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है
कि हम एक जन्म की बात अगर कर रहे हैं किसी की भी, चाहे वो मेरा है, आपका, वटेवर, किसी का भी, एक खास परिस्थिति जब निर्माण होगी तब आपका जन्म होगा भाई साहब, नहीं आप धरती पे आ रहे हैं, मतलब ये तो क्लियर समझ लो आप। और मैंने उस दिन भी बताया था जब हम क्लास फर्स्ट लेते उसमें मैंने बताया था कि विवाह से 3 महीने पूर्व आत्मा का कनेक्शन पुरुष के शरीर से जुड़ जाता है, शरीर में आ जाती है, और वो उस लेडी से जुड़ेगी जिससे इसका लिंक है, उसके गर्भ से वो आत्मा जन्म लेकर आएगी धरती पे। और अगर वो दोनों से रिलेटेड है, अच्छी है, तो दोनों को सुख देने वाली है, खराब है तो बैंड बजा देगी दोनों के हाथ। और अमावस के दिन जन्म होना, वो यही तो स्थिति बता रहा है कि भाई कुछ तो गड़बड़ करके आया ना, कि इसने खास दिन हमने इसको पैदा किया कि चंद्रमा की कोई पावर ही नहीं थी उस दिन। वहीं खुदा ना खास्ता कोई ऐसी ग्रहण में जो आया, सोचो कितना कर्सिव होगा। राहु केतु के मध्य में जो आया, सोचो कितना कर्सिव, कितने बुरे कर्म करके आया। मैंने उस दिन भी कहा था कि सूर्य नीच का होना बड़ी बात नहीं है, बिकॉज एक मैंने चंद्रमा भी नीच का मिल रहा अगले को, मतलब दिवाली के दिन अगले दिन उसका जन्म हो रहा, कितना रेयरेस्ट जन्म है उस बच्चे का, इतना वो लेकर आया है धरती पे वो, कि साले को सूर्य भी नीच का मिल रहा है, चंद्रमा भी नीच का मिल रहा है, और माँ बाप के द्विद्वादश संबंध मिल रहे। आप मतलब सर जब जिस वार में जन्म हो रहा है वो कर्मों से रिलेटेड है 100%। आप देखो, वो आपको ये बता रहा है कि आप करोड़ों अरबों में एक हैं, हम लोग उस तक नहीं पहुंच रहे। हम क्या रो रहे हैं यार, शादी नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, भाई पीछे से इतनी सारी चीजें पीछे चल रही हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जो हमारे शरीर में जेमिनी ज्योतिष में हमने जो सीखा वो बताते थे कि आपके शरीर में या आपके खानदान में या दुनिया में सबसे पुरानी जो चीज है वो आपकी आत्मा है, योर सोल डिजायर है, कि आप किस परिस्थिति में किसके घर में कहां से आ रहे हो भाई साहब, पीछे कितने कर्मों का लेकर चल रहे हो आप। अब वो आत्मा का बोझ आपके पले, जब भी तो आप आ रहे हो। कोई सूर्य लेकर आया है, कोई चंद्रमा लेकर आया है, कोई 5-7 ग्रह जो भी है वो अलग अलग टेंडेंसी लेकर आपको भेज रहा भगवान। इसीलिए वो सोल कनेक्टेड जो हम बोल रहे हैं ना, यार आत्मा प्रसन्न हो गई भाई साहब। वो क्यों हो गई? क्योंकि मेरे को वो थॉट मिल गया जिसके लिए मेरे को भेजा गया था, या जो मैं आया था करके, वो अच्छा था। तो आत्मकारक भी बोल सकते हैं हम, आत्मकारक है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, तो आत्मकारक इसलिए तो सूर्य को रखा गया है नॉर्मली, सूर्य इज अ कारक ऑफ आत्मा, डिजायर हमारी। इसलिए अलग अलग डिग्री का कॉन्सेप्ट निकाला जेमिनी ने, वो यही तो समझा रहा था। तो ये इस तरह की बातें, तो आप एक कुंडली जब आप देख रहे हैं तो आप एक अकेले की कुंडली नहीं देख रहे भाई साहब, ये समझो ना, हजारों लोगों की कुंडली आप एक कुंडली में देख रहे हैं, क्योंकि उस समय जितने लोग जन्म हुआ है सबकी टेंडेंसी उसमें आ गई है। अब कुछ लोग कहेंगे किशोर जी तो ट्विंस तो बराबर होते वगैरह होते, वो एक्सट्रीम लेवल की बात आ जाती है, जिसमें मैंने कहा कि हम लोग जो जाते हैं नक्षत्र के चरण वगैरह वगैरह, वो और एक्सट्रीम है। आत्माएं दोनों की लिंकेज थी, तभी तो वो एक ही अंडे से पैदा हुए, तभी तो ट्विंस पैदा हुए। वो एक ने दूसरे का हक मारना था, तभी तो एक ही जगह एक ही गर्भ में आ गए। एक के खाने को दूसरे ने डिवाइड कर लेना था कि तुझे पूरा नहीं खाने दूंगा, 2 बनेंगे खाली, ठीक। कुछ तो करा है उसने के साथ, कोई तो रीजन है। एक ही घर में है, एक मेल पैदा हुआ, एक फीमेल पैदा हुआ, दोनों जुड़वा पैदा हुए, एक ही टेंडेंसी, 80 एटम्स में सब कुछ एक, लेकिन एक मेल एक फीमेल है, सारा पैरामीटर चेक हो गया। अब आप कहो कि फीमेल की लाइफ के तो पैटर्न लगे, मेल की लाइफ के पैटर्न लगे, कुंडली तो सबकी एक ही है भाई साहब। और यहाँ तो ट्विंस होने पे तो डे, नक्षत्र, चरण, वायु, करण सब कुछ सेम है भाई साहब, क्या डिफरेंस दोगे आप? तो आप एक की कुंडली नहीं देख रहे होते, आप करोड़ों की कुंडली देख रहे होते। और आप अगर, मैं मान के चल रहा हूँ, आप 70% भी अगर किसी के बारे में कुछ प्रिडिक्ट कर देते हो और भगवान की कृपा है, तो आप सोचो कितने लेवल का काम कर रहे हैं आप। उसमें ऐसा नहीं है कि एक नजर में मैंने बोल दिया चलो भाई, ये नहीं, आपको पता होना चाहिए कि यार ये मैटर यहाँ से चल रहा है भाई साहब। ये उसके बाद तथाकथित कुछ विद्वानों ने अन्य चीजें भी जोड़ दी हैं, 6, 8, 12 में, राहु केतु में, पूर्व जन्म के कर्मों में, किसको पता? वो चीजें नहीं पता, वो तो हम मान रहे हैं कि आपने कह दिया जी मैंने मान लिया। और वो व्यक्ति तब मिलेगा जब आपके नसीब में होगा कि यार कोई तुझे ऐसा मिलेगा जो तेरे कर्मों के विषय में तुझे बता देगा, भाई तू कुछ करके आया जिसका उपाय कर ले, तुझे राहत मिले। तो ऐसे लोग हजारों करोड़ों में एक आधे मिलने वाले भाई साहब। हर ज्योतिषी ये काम नहीं करने वाला, ज्योतिष तो पहले अपना घर भरेगा। तो ये सारी बात, सर ये नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, ये नाम इनको कैसे कैसे मिले हैं ये सर? ये मैं कल आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊं। जैसे कि रिक्ता तिथि जो है, रिक्त माइनस ब्लैंक, उन तिथियों में जो भी काम करोगे वो ब्लैंक जाएगा, खाली जाएगा। बोलते जी मैंने बिजनेस खोला था, बिजनेस नहीं चला, पता लगा रिक्ता तिथि में खोला था, वैसे तो बिजनेस कैसे चलता था? आया समझ में? हमें पंचांग की जरूरत ही नहीं पड़ी, ना हमें कुंडली की जरूरत पड़ी। कुंडली तो बता रही तू बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनता, पर तूने पंगा ही गलत जगह लिया या गलत काम पे गया तो कैसे चलता? वहीं
अगर आप बड़े बड़े इंटरप्रेन्योर को देखो या इंटरप्रेन्योर अलावा इंडस्ट्रीज को देखो, वो किसी भी काम में हाथ डाले टक काम बन रहा है उनका, जनरेट करते जा रहे पैसा। कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि वो उस समय को लेके चले, जिस दिन उन्होंने स्थापना करी वो दिन परफेक्ट था। सर कौन सी तिथि में करना चाहिए हमें काम, मतलब देखो देखो देखो, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, सबसे बेस्ट है जया तिथियां। जया तिथियां जो मानी गई है वो जया मतलब उस दिन विजय प्राप्त करोगे आप किसी भी काम में, मतलब 3, 8, 13 में। हाँ, इसके अलावा पूर्णा तिथियां भी अच्छी मानी गई कि वो पूर्णता आपको दे देगी। अरे भद्रा तिथियों को क्यों मानते हैं? भद्रा नंदा अच्छी नहीं मानेगी, रिक्ता भी अच्छी नहीं मानेगी, पर वो कुछ कुछ काम के लिए अच्छी मानी गई, वो भी मैं आपको बता दूंगा। वो आपको नॉर्मली पंचांग में भी मिल जाएगा वैसे तो, ठीक है ना। तो ये इस तरह की बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। भद्रा को भी बेकार कहा जाता है सर, भद्रा को भी बुरा माना जाता है। हाँ सर मुझे कुछ देखो, भद्रा तिथि के 3 रीजन दिखे हो आप, देखो 2, 7 और 12 है। देखो, दूसरा भाव, 7वां भाव, 12वें भाव से लेट अगर आप करते हो तो तीनों भाव अच्छे नहीं माने जाते। दूसरा खाने पीने का खराब, 7वां मारक वो खराब, 12वां तो खराब है। तो ये एक रीजन, इसके अकॉर्डिंग भी ये चीजें वो भी बातें, वो खैर मैं आपको लिखवा दूंगा अलग से प्रिंसिपली, ठीक है। और कौन सी तिथि क्या फल देगी वो मैं आपको कल लिखाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स भी बता दूंगा। इसके अलावा हम कुंडली का भी डिस्कशन करते रहा करेंगे। अब आप लोगों के क्वेश्चंस तो आप लोग कर ही रहे हैं, और किसी को कुछ पूछना है इनसे रिलेटेड? सर अगर हम समझ में आया, एक एक करके बोलो, देखो पूरा समझ में सर आया। प्रणाम सर, अगर मैं हम कुछ पूछना, एक एक करके बोलो ना भाई। हाँ सर सर मैं पूरा समझ में नहीं आया। हो रहा, मैं आपको कल और क्लियर कर दूंगा। हाँ सर मैं एक कुछ बेसिक बात पूछना चाहता था सर, कि जैसे कभी भी अपन देखते हैं ये तो हम उसको कुंडली में लगभग इग्नोर सा ही करने लग गए हैं आजकल इनके बारे में, इनके बारे में डिटेल में बताया भी नहीं गया। पर एक सर जो मुहूर्त निकाला जाता है ना, उसमें ज्यादातर इन चीजों का बहुत ज्यादा महत्व रखा जाता है। अब जैसे अपन कभी कभी अंत लग्न कुंडली से वर्क करते हैं ज्यादातर, कि हम देखते हैं कि भाई लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग ही अपन प्रश्न का आंसर देते हैं, या लग्न कुंडली के अपन व्यक्ति जीवन का आंसर देते हैं। तो सर ये जो मुहूर्त वाले होते हैं उसमें तो योग तिथि वगैरह वार नक्षत्र उन पर होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बता दी जाए कि भाई ये मुहूर्त अच्छा है, आप इसमें काम स्टार्ट कर लीजिए, तो अपन किसको महत्व दें सर, उस व्यक्ति के लग्न कुंडली को, या जो मुहूर्त हमने निकाल के बताया है कि भाई वो उसके लिए शुभ रहेगा उसको? नहीं, देखो क्या होता है, बेसिकली हर राशि के हिसाब से शास्त्रों में कुछ मुहूर्त दिए हुए हैं, और पंचांग में यही होता है। पंचांग में अगर आप किसी भी मुहूर्त की बात करो तो उन्होंने राशि के हिसाब से लिखा होता है कि ये दिन जो है कॉमन है, आप कर सकते हैं। अब जो व्यक्ति हमारे पास आ रहा है, अगर हम उसकी कुंडली के अनुसार बता पाए तो बहुत ही अच्छा, वरना कुछ मुहूर्त तो आप सब जानते ही हैं, उन दिनों आप कर सकते हैं। कुछ अलग से क्रिएट कर दिए गए हैं बाजार की वजह से, जैसे अक्षय तृतीया का एक दिन है, ये माना जाता है दिन हम कोई भी काम करें वो कभी क्षय नहीं होगा, अक्षय है, ठीक, वो कभी नष्ट नहीं होगा। कालांतर में लोग उसको शादी ब्याह बाल बच्चों के लिए करने लगे, जबकि उसका इससे कोई रिलेशन नहीं था। वो एक तिथि है, अक्षय तृतीया इज ए तिथि, ठीक है ना। तो अब तिथि को अगर आप देखें तो तृतीया जो पड़ रही है, अगर आप ध्यान देंगे भाई साहब, तो वो जया तिथि पड़ रही है ना, जया तिथि। अब वो अक्षय, क्योंकि उस दिन जो इस तरह का एक आकाश में जो ग्रह बनता है, आप देखो अक्षय तृतीया जो आएगी वो मई जून के आसपास आती है, तो मेरे ख्याल अप्रैल एंड में या मई में आती है, सूर्य भी उसका होता है, ठीक है। तो इसलिए अक्षय तृतीया मानेगा कि उस दिन आप जो काम करोगे कभी नष्ट नहीं होगा। लोग उसको बेवकूफ की तरह शादी ब्याह पे लगाने लगे। भाई आदमी से रिलेटेड कोई भी करते वो वैलिड नहीं होगा, बिकॉज आदमी ने मर जाना है, समझ लो मेरी बात जी सर। तो वो किस लिए था, वो निर्माण किस लिए किया गया था, मैं बताऊं। वो रीजन था कुआं खोदना है भाई गांव के लिए, समझ रहे हो, मंदिर बनानी है भाई, जो कभी क्षय नहीं, कॉन्सेप्ट ये था। अब आदमी उसको अपने लिए यूज करेगा तो उसने तो मर ही जाना है। जब वही नहीं जिएगा तो उसकी शादी क्या करने वाली है, उसकी शादी क्या टिकने वाली है जब वो खुद ही मर जाए। लेकिन लोग है ना, व्यापार बाजारवाद हावी है, फिर इसको बढ़ावा देते हैं बनिया वर्ग। उसने क्या चाल चली कि इस दिन आप सोना खरीदोगे तो कभी नष्ट ही नहीं होगा। अरे यार सोना कभी नष्ट होता ही नहीं है, उस दिन क्या करोगे, कोई विशेष थोड़ी ना होने वाला है। आप सब जानते हैं कि सोना एक अबंडेंस मेटेरियल, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता।
दुनिया में कभी सोना खत्म होगा ही नहीं। अब वो बात अलग है, आपके पास कम है मेरे पास ज्यादा, वो छोड़ दो। वस्तु ऐसी है कि कभी वो गलती नहीं, क्योंकि आपको सबको पता है कार्बन डेटिंग करो कितने सालों से रहता है, वो धातु गलती नहीं। ठीक है, सोना बेसिकली। हालांकि अगर मैं लोहे की बात करूं, लोहे को जंग लग जाएगा, उसकी पोटेंशियल कम हो जाएगी वगैरह वगैरह, वो बात अलग है। लेकिन लोगों ने व्यापारवाद के तहत उसको रख दिया कि अक्षय तृतीया के दिन सोना लोगे तो भाई साहब वो तो कभी खत्म ही नहीं हुआ। अरे मूर्ख इंसान, वो कभी वैसे ही नहीं होने वाला। फिर दूसरे पे आ जाओ, एक और टेंडेंसीज हमारे यहाँ लाद दी गई है, धनतेरस, अगेन त्रयोदशी, दैट इज ऑल्सो जया तिथि। ठीक है, फिर से देख लो आप। स्वामी इनका कौन है? मंगल। मंगल कौन? मांगलिक कार्य कराने के लिए। तो अब वो क्या कर रहा है भाई साहब कि उस दिन बर्तन ले लो, धातु खरीद लो कोई। अब ये बाजारवाद के तहत चीजें आई हैं, सच में ऐसा नहीं हो रहा था। सही सर। धातु के लिए क्यों कॉन्सेप्ट रखा गया? दिवाली के आसपास अगर आप देखेंगे, झाड़ू खरीदने को बोलते हैं, झाड़ू भी खरीदने को बोलते हैं, झाड़ू ले आओ घर में यार। वो तो चलो, वो तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बातें हो गई ना, लेकिन हम धातु की बात कर रहे हैं, पुरानी समय से चल रहा है। धातु का कॉन्सेप्ट ये था कि सर्दियां आ रही थी उस समय, नवंबर अक्टूबर का समय होता था, और धातु का काम उस दौरान कम हो जाता था, बिकॉज अब सर्दियों में कौन बर्तन पिटेगा, हमारे यहाँ ठंड बढ़ेगी, मेटल है, तो उनका सारा का सारा स्टॉक खत्म हो जाए उस वर्ग का। इसकी वजह से उनको रखा गया कि इनका सारा सामान खरीद लो, मेटल खरीद लो, क्योंकि अब गर्मी में सीजन खुलेगा। अब आजकल तो फैक्ट्रीज है, वो तो 24 घंटे काम कर रही हैं, आप लो ना लो फर्क क्या पड़ना है। अब लगे हैं लोग बर्तन खरीदने में, अरे भैया लोग नहीं, बर्तन घर में कर लिए इकट्ठे लोगों ने। तो ये चीजें यूं कर दी। हालांकि मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन के तहत बता रहा हूँ कि चीजों को इस तरह घर दे, बाजारवाद के तहत। आगे चल के अगर कोई कॉन्सेप्ट, कोई ज्योतिषी ऐसा कॉन्सेप्ट निकाल देना कि इस नक्षत्र में ये चीज ले ली, तो भाई साहब आदमी कभी करोड़पति बन जाता है। आप देखो वो चीज ऐसे बिकेगी हवा में। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस पे भी मैं कोई दिमाग लगा लूं कि कोई एक खास नक्षत्र में और टकाटक करूं, ठीक। तो ये इस तरह की चीजें आ गई, तो इसने थोड़ा सा मार्केट को गड़बड़ा दिया। खैर वो अलग कल्चर हो जाएगा, आप लोगों के क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं।